क्या देखा जी कल वहाँ ट्यूट करना है, ठीक, कल 10 बजे ना। मुझे सर में हम कैसे होते बात हो गई वहाँ पे रेलवे में विपक्ष वाला एक्शन लेगा और कौन लेगा? मिलेंगे रेलवे मंत्री से जी लग जाए आने चाहिए, क्या लाने चाहिए? जी लग ऐसे बैठा लो उनको ऐसे मैं इसको कर दूँ वो इसको जैसे लंबा कर दो घंटी जैसे देखो इधर और करेगा थोड़े में लेकर। इसे कर भी बना रहेगा शेयर नहीं किया मेरे ग्रुप का शामिल करो तो इनके बारे बताना। चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और कल सभी को ट्वीट करना है, ठीक है? हाँ, कल भर जो है बात से कहा जाएगा, उसके बाद जो है फिर कुछ अगला कदम उठाया जाएगा। इसलिए कल आप सभी को 10 बजे ट्वीट करना है। क्या कौन नहीं करेगा? जिसको माने वो करो ट्वीट। कौन बलजबरी करवाएगा किसी को? तो फिर लेकिन आज कल जो है फिर से करना है। ट्रेंडिंग में रहना चाहिए एक नंबर। हाँ, ये जो है मकसद फिर से एस के झा के साथ एस के झा सर के, ठीक है? लेकिन आगे वो आते हैं वही। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा कल वाला रिवीजन कर लो एक बार। चलिए बताइएगा। बताना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय चुनाव कब किया गया था? 1937। हाँ, 1937 में जो हुआ था प्रांतीय चुनाव हुआ था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के पूर्ण बहुमत मिला था। कितना? 5 प्रांत से। कितना प्रांत से? हाँ, पूर्ण बहुमत मिला था 5 प्रांत से। कांग्रेस का जो 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस का पूर्ण बहुमत कितना मिला था? 5 प्रांत से। कितना प्रांत से? 5 प्रांत से पूर्ण बहुमत मिला था। पहला प्रांत था बिहार, दूसरा उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, ठीक है? इससे बिहार इसमें जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था 5। कितना प्रांत से? 5 प्रांत से बहुमत मिला था। चलिए ठीक है। बताना है आगे कि बंगाल में जो है कौन 2 पार्टी मिलाकर जो है बंगाल में कौन सा 2 पार्टी मिलाकर गठबंधन सरकार बना था?
हाँ, कृषक और मुस्लिम, ठीक है, कृषक और मुस्लिम लीग, कृषक और मुस्लिम लीग दोनों पार्टी मिलकर गठबंधन सरकार बनाता, कहाँ, बंगाल में, क्योंकि बंगाल में जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब, सिंध और बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताएगा। और इसी कांग्रेस जब त्यागपत्र दिया था तो मुस्लिम लीग मनाया था मुक्ति दिवस, ठीक है, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। तो इसको स्मॉल डेट के साथ याद रखना कि 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कौन सा दिवस? कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939, ठीक है। आज कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 24 जनवरी। और 16 जनवरी को मनाया गया था स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को क्या मनाया गया था? स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को क्या मनाया गया था? स्टार्टअप दिवस, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1906, ठीक है, आगा खां के द्वारा। किसके द्वारा? आगा खां। किसके द्वारा किया गया था? आगा खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना, ठीक है। 30 सितंबर ना है, दिसंबर, हाँ, 30 दिसंबर 1906। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, 1906। आगे बताएगा। बताना है कि कौन सा भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था पर बात कहा गया था? संघात्मक शासन व्यवस्था 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही कहा गया था संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था की बात कही गई थी। चलिए आगे बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? स्मॉल डेट 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931। एस राजपुताना से महात्मा गांधी गए थे लंदन। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? रैमजे मैक्डोनाल्ड। रैमजे मैक्डोनाल्ड। ये पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। उस समय जो है प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? रैमजे मैक्डोनाल्ड। रैमजे मैक्डोनाल्ड। रैमजे मैक्डोनाल्ड। चलिए ठीक है। बताना कि गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम। और अध्यक्षता रैमजे मैक्डोनाल्ड। अध्यक्षता रैमजे मैक्डोनाल्ड। चलिए बिल्कुल आगे बताना है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन, गांधी और इरविन, गांधी और इरविन, ठीक है। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है। पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो किनके किनके प्रयासों से हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से आएंगे इसमें? तेज बहादुर, ठीक है, तेज बहादुर। कौन थे? तेज बहादुर। तेज बहादुर और यम जयकर, यम जयकर, तेज बहादुर, ठीक है। और एक थे श्रीनिवास शास्त्री, श्रीनिवास शास्त्री। ये तीनों मिलकर जो है ये तीनों मिलकर जो है गांधी इरविन समझौता को सफल बनाने में मदद किए थे। चलिए उसके बाद आगे बताएगा। और वो नेहरू रिपोर्ट में सपोर्ट किए थे, ठीक है, तुम जो बोल रहा है। चलिए आगे बताएगा कि द्वितीय सोविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय सोविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम सोविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, द्वितीय 32 में चालू हुआ था ना। जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्थगित हुआ, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रद्द हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा पुनः जो है द्वितीय सोविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ। और द्वितीय सोविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था 1934 तक, 32 से 34 और अप्रैल 1934 तक। यह पूछता है, ठीक है, पूछा गया होगा कभी कभी सेट में देखा होगा कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन अंत कब हुआ था? अप्रैल 1934। अप्रैल 1934। अप्रैल 1934। चलिए ठीक है, बिल्कुल से अप्रैल 1934। अप्रैल 1934। चलिए आगे बताएगा। उसके बाद आगे बताएगा यहां से।
बताना कि पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता कब हुआ? 1932। चलिए ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था? 1932। 1932। पूछेगा आपसे कि बताइए सांप्रदायिक पंचायत का विरोध कौन किए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस समय कौन सा जेल में थे? यरबदा जेल में। कौन सा जेल में? अरबदा जेल में। ठीक है, कौन सा जेल में थे? अरबदा जेल में। कौन सा जेल में? अरबदा जेल में जो है अनशन पर बैठ गए थे महात्मा गांधी, सांप्रदायिक पंचायत के कारण। सांप्रदायिक पंचायत के कारण। पूछेगा आपसे कि बताइए महात्मा गांधी ने जेल में, यरबदा जेल में अनशन कब शुरू किए थे? महात्मा गांधी यरबदा जेल में अनशन कब शुरू किए थे? 1932 में। ठीक है, और स्मॉल डेट पूछेगा तो 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर। 20 सितंबर 1932। 20 सितंबर 1932। हाँ, तो 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी यरबदा जेल में अनशन पर बैठे थे। यरबदा जेल में अनशन पर बैठे थे। कितना सितंबर? 20 सितंबर। कितना सितंबर? 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी यरबदा जेल में अनशन पर बैठे थे। यरबदा जेल में अनशन पर बैठे थे। चलिए, और महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है 4 मई को गिरफ्तार हुए थे। तुम जो बोल रहा है ना, वो 4 मई को गिरफ्तार हुए थे। 4 मई को गिरफ्तार हुए थे। 4 मई 1930 को महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे। 4 मई। ठीक है, कितना था? 4 मई। और कौन सा जेल में रखा गया था? 1942 जाएगा ना तो आगा का पहले जाना है। ठीक है, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू तीनों को रखा था आगा खां पैलेस में। ठीक है, आगा खां पैलेस में। ठीक है, वहाँ नहीं है, जा रहे हैं अभी। तो 4 मई 1930 को जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 मई 1930। 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और इसी महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के विरुद्ध में, महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के विरुद्ध में सरोजनी नायडू एवं मोहम्मद इमाम था, इमाम साहब था। मोहम्मद इमाम अलग है, इमाम साहब। सरोजनी नायडू और इमाम साहब, सरोजनी नायडू और इमाम साहब धरसाना नामक कारखाना पर धावा बोल रहा था। ठीक है, कौन सा कारखाना? धरसाना नामक कारखाना। अगर कभी काल पूछ लेगा कि बताइए महाराष्ट्र के धरसाने नामक कारखाना पर धावा बोले थे तो सरोजनी नायडू और इमाम साहब। सरोजनी नायडू और इमाम साहब किस लिए? महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के विरुद्ध में। महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के विरुद्ध में। महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के विरुद्ध में जो है कौन सा कारखाना? धरसाना नामक कारखाना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कहाँ स्थित था? महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ स्थित था? महाराष्ट्र। और जब इमाम साहब और सरोजनी नायडू धरसाना नामक कारखाना पर धावा बोला था तो उस समय जो है पुलिस के द्वारा बहुत सारा अत्याचार किया गया था। ठीक है, तो उसी में एक अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर। और वेब मिलर का कहना था कि मैं इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा। तो कभी काल पूछ लेगा कि बताइए किनका कथन था कि मैं इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखे? तो हम वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर। चलिए आगे बताएगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितना प्रतिनिधि हिस्सा लिया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कितना? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46, जितना कि गुणसूत्रों की संख्या होता है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 40। तो याद रखना है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। तो 46 प्रतिनिधि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितना सदस्यीय मंत्रिमंडल गया था भाग लेने के लिए भारत का? 89। कितना? 89। ठीक है, कितना? 89। कौन सा जहाज से? वायसराय ऑफ इंडिया जहाज से गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद और कुछ नहीं रहा रिवीजन। हाँ, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से आपको पूछेंगे कि हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का स्थापना कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत लीग विरोधी कानून का जो है स्थापना पूछेगा किनके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में। 1932। ठीक है, कब हुआ था? 1932। और महात्मा गांधी का एक पत्रिका था जिसका नाम था हरिजन। ठीक है, हरिजन। कौन था? हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किनका था? महात्मा गांधी। चलिए ठीक है, बिल्कुल से महात्मा गांधी। और यहाँ से एक
और प्रश्न बनेगा कि बताइए महात्मा गांधी ने वर्धा से हरिजन यात्रा कब प्रारंभ किए थे? महात्मा गांधी वर्धा से हरिजन यात्रा कब प्रारंभ किए थे? वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ हुआ था 1933 में। ठीक है, 1933 7 नवंबर 1933 7 नवंबर 1933 को जो है वर्धा से, कहाँ से? वर्धा से जो है हरिजन यात्रा प्रारंभ हुआ था। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। चलिए ठीक है, वर्धा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। चलिए ठीक है, बिल्कुल से वर्धा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। आगे बताएगा कि पूना समझौता कब हुआ था स्मॉल डेट के साथ? पूना समझौता बताए थे 26 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932। किन के बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। उसमें शामिल थे मदन मोहन मालवीय और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं के सहयोग से जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को गांधी इरविन समझौता क्या हुआ? सफल हुआ था। सॉरी पूना पैक्ट होगा। पूना समझौता उसी का तो पूना पैक्ट कहते हैं। चलिए आगे बताएगा कि भारत में छोटी एवं बड़ी देशी रियासत की संख्या कितना था? 562। सबसे बड़ी देशी रियासत हैदराबाद। सबसे बड़ी देशी रियासत स्वतंत्र हैदराबाद का गठन 1725। कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चार्नक। कितना गांव मिलाकर? 3 गांव। ठीक है, सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीघाट है। ठीक है, और गोविंदपुर है, सुल्तानती है। ये तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर का नींव डाला गया था। ठीक है, चलिए ठीक है। और अभी बताएं सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद एवं सबसे छोटी देशी रियासत नाम? गुजरात का क्षेत्र में पड़ता था जिसका नाम था बिलवारी। ठीक है, बिलवारी जो पड़ता था वो गुजरात का क्षेत्र में जिसका नाम था बिलवारी। चलिए ठीक है, बिल्कुल से बिलवारी था। आगे बताना है कि भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंध पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था। उसका क्या नाम था? बटलर कमेटी। कौन सा कमेटी? बटलर कमेटी। कौन सा कमेटी? बटलर। ठीक है, बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? जिसमें साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927। तो 8 नवंबर 1927 में हुआ था साइमन कमीशन का गठन। ठीक है, और यहाँ पर था बटलर कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। 1927 बटलर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927। ये सब याद रखना कि बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? 1927। भारतीय रियासत और भारत सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए चलिए ठीक है, किसका गठन हुआ था? बटलर कमीशन। कौन सा कमीशन? बटलर कमीशन। कौन सा कमीशन? बटलर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927। चलिए उसके बाद थोड़ा सा है बुक, उसको एक बार देख लो क्योंकि बुक पूरा नहीं हो पाया था कल। बताइएगा कि गीतांजलि और गोरा के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि और गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया डिवाइडेड कौन? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी। ठीक है, धन का निकासी का सिद्धांत दिए थे 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया 1867 में 20 रुपया। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। कितना? हाँ, प्रति व्यक्ति आय कितना? 20 रुपया। प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। कितना रुपया था? 20 रुपया। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताएगा सॉन्ग ऑफ इंडिया किनका पुस्तक है? सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन होगा? सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत कोकिला के नाम लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजनी नायडू। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे?
सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था? सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। चलिए ठीक है। उसके बाद पूछता है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर के लेखक कौन थे? भवानी मंदिर बारिंद कुमार घोष। दयानंद सरस्वती नहीं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश 1874 में लिखा गया था। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश 1874। कौन सा भाषा? हिंदी भाषा। कौन सा भाषा में? हिंदी भाषा। कौन सा भाषा में? हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था। कौन सा भाषा में? हिंदी भाषा। 1874। आर्य समाज का स्थापना 1875। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन चलाए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना कि अभिउदय के लेखक कौन है? अभिउदय के लेखक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अभिउदय। बताएगा कॉमरेड और हमदर्द किनका था? मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कॉमरेड और हमदर्द के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड और हमदर्द के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और इतिहास का चक्र के लेखक राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। ठीक है, आज HW में राम मनोहर लोहिया मिला था, पढ़ा होगा तो मिल गया होंगे। हाँ, तो कहाँ से मिलेंगे? चलिए आगे बताएगा। आगे बताना है। सत्यार्थ प्रकाश हो गया। बताना है कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? हाँ, कौन थे? चितरंजन दास का था। ठीक है, किनका था? चितरंजन दास। चितरंजन दास। चितरंजन दास। हाँ, चितरंजन दास। चलिए, और सरोजनी नायडू का भी बताए थे, सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ब्रोकन बिंग। ब्रोकन बिंग के लेखक पूछे गए तो सरोजनी नायडू। ब्रोकन बिंग के लेखक सरोजनी नायडू। ठीक है, ब्रोकन बिंग के लेखक कौन थे? सरोजनी नायडू। सरोजनी। चलिए आगे बताएगा कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई का है। ठीक है, किनका है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। याद रखना, ये सब पूछता है कि द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किनका हो जाएगा? मोरारजी देसाई। और ब्रोकन विंग्स के लेखक सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, अभी बताए ना, ब्रोकन विंग के लेखक सरोजनी नायडू। और सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। चलिए ठीक है, आगे बताएगा। बताएं न्यू इंडिया किनका था? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। इसी के तहत प्रचार प्रसार कर रहे थे। होम रूल लिंक का प्रचार प्रसार जो कर रहे थे 1916 में। 1916। चलिए ठीक है, 1916 में। चलिए, और भवानी बनते हुए बताएं बरिंद कुमार घोष। हाँ, आगे बताएगा। और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए ठीक है, आगे बताएगा नील दर्पण। दीन बंधु। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीन बंधु। नील दर्पण की लेखक दीन बंधु। चलिए ठीक है, दीन बंधु। आगे बताएगा। बताना है कि गीता रहस्य के लेखक कौन थे? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गीता रहस्य के लेखक। और अनहैप्पी इंडिया कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, जिनको लाठी से पीटा गया था। लाला लाजपत राय। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया। इसको याद रखना कि देखिए, इसको याद अगर रखना चाहता है तो लाला लाजपत राय पिटाए थे। ठीक है, तो यानी भारत पिटाया, इसलिए भारत खुश नहीं है, अनहैप्पी है। क्या है? अनहैप्पी है। हैप्पीनेस में भारत का स्थान कोमा है 126। खुशहाली 100। शांति भी 126 और खुशहाली में भी 126। ठीक है, हाँ। शांति में है आइसलैंड, शांति में। और खुशहाली में जो है फिनलैंड है। फिनलैंड। चलिए आगे बताएगा। सिपाही म्यूनिटी के लेखक कौन थे?
सिपाही इम्यूनिटी के लेखक पूछेगा तो आरसी मजूमदार थे, ठीक है, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। सिपाही इम्यूनिटी के लेखक आरसी मजूमदार। और अभ्युदय के लेखक, अभ्युदय बताएं, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के लेखक कौन थे? अभ्युदय के लेखक कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल है। कौन है? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। चलिए ठीक है, आगे बताएगा। सारे जहाँ से बोल दिए तो और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक था आनंद मठ, उसी से लिया गया है। वंदे मातरम जो लिया गया था वो आनंद मठ से। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन होंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है, 8 अगस्त 1940। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? चलिए पूछेगा आपसे कि अगस्त प्रस्ताव जो है पारित किया गया था कौन सा अधिवेशन में? 1940 में एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है। कौन सा अधिवेशन? रामगढ़। कौन सा अधिवेशन? उसका अध्यक्षता कौन किए थे? हाँ हाँ ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। अब वार्धा वही किए थे ना, अगस्त प्रस्ताव आया था अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, याद रखना है। तो पूछेगा आपसे कि अगस्त प्रस्ताव आया था, पारित किया गया था। पूछेगा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। हाँ वो वार्धा में पारित हुआ था क्या? वो भी यही किए थे। हाँ तो वो तो जाएंगे, तो बता, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्षता किए थे जो पारित हुआ था। नहीं, हम बता रहे ये कि रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? रामगढ़ अधिवेशन। तो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 में, और इसी में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1940। इसमें जो है आंतरिम सरकार की गठन करने की बात कहा गया था। किसमें? अगस्त प्रस्ताव में। पूछेगा कि आंतरिम सरकार का गठन करने की बात बोला गया था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। कि अगस्त प्रस्ताव आया और इसमें जो है बोला गया था कि अगर भारत जो है ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध में भारत जो है साथ देगा ब्रिटेन को साथ दो, और इसी में आपको जो है भारत सरकार के द्वारा जो है भारत में जो आंतरिक सरकार का गठन होगा, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो इसी में ये बात बोला गया था अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि 1 सितंबर 1939 से और 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो भारत जो है उसमें भारत जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था ब्रिटेन का, इसीलिए जो है अगस्त प्रस्ताव आया था। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। क्रिस मिशन इसी के लिए आया था, समझाने के लिए। 1939 से 1945 तक चला था। कितना निकालो? 1939 से 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। भूल गए। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। धुरी राष्ट्र और, ठीक है, धुरी राष्ट्र का मित्र राष्ट्र का समर्थन कर रहा था इंग्लैंड, मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था इंग्लैंड, और धुरी राष्ट्र का कर रहा था जर्मनी। धुरी राष्ट्र का कौन कर रहा था? जर्मनी। और जर्मनी में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। जर्मनी में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, वो आगे बताएंगे। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज आगे देने हैं। कैप्टन मोहन सिंह 1941 में जो है आज़ाद हिंद फौज गठन करने का बात बोले थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज वो गठन नहीं किए थे, वो बोले थे। हाँ कहाँ बोले गठन बोले थे जानते हैं? ये मलाया में। मलाया पड़ता है। मलाया जो है ना, मलेशिया का पुराना नाम मलाया था। मलेशिया का पुराना नाम मलाया था। मलेशिया का पुराना नाम क्या था? मलाया था, ठीक है। चलिए तो रहने दो, उसको बाद में देखेंगे, वहां जाएंगे। तो यहाँ पर बताएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940। और अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। और कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता
मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। पूछेगा आपसे कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को जो है हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। क्या कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1940, ठीक, याद रखना है। और यही अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन राज जो है बनाने की दर्जा दिया गया था, ठीक है, डोमिनियन स्टेट बोला था कि अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध जैसी समाप्त होगा उसके बाद डोमिनियन स्टेट बनाने की दर्जा दे दिया जाएगा। चलिए आगे बताएगा। तो इसमें एक सिर्फ इसमें तीन पॉइंट याद रखना है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को। अगस्त को आया था इसलिए इसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, याद रखना है। चलिए उसके बाद आगे देखिएगा। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान का मांग किया गया था। तो पहले सब बताना है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली। हाँ, सबसे पहले जो है पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द किनके द्वारा? चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली जो थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। कौन सा विश्वविद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, ठीक है, यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, ठीक है, जो कि पृथक पाकिस्तान मांगे थे, ठीक है, यानी पाकिस्तान का बात बोला था, पाकिस्तान शब्द दिए थे। कब दिए थे? तो 1933 में, ठीक है, 1933 में। नाउ आर नेवर इनका एक पत्रिका था, नाउ आर नेवर। तो याद रखना, पूछेगा आपसे कि नाउ आर नेवर पत्रिका किनका था? चौधरी रहमत अली। और यही नाउ आर नेवर में जो है पाकिस्तान शब्द लिखा हुआ था, पाकिस्तान शब्द याद रखना है, पाकिस्तान शब्द, यानी इसमें यहाँ पर लिखा था पाकिस्तान यानी पृथक पाकिस्तान राज। जो नाउ आर नेवर पत्रिका था उसी में पृथक पाकिस्तान राज लिखा हुआ था, नाउ आर नेवर पत्रिका पर, नाउ आर नेवर पत्रिका। तो पूछेगा आपसे कि नाउ आर नेवर पत्रिका किनका था? चौधरी रहमत अली। कौन सा विद्यालय का स्टूडेंट थे? कैमूर नहीं, कैम्ब्रिज, ठीक है, कौन सा? कैम्ब्रिज विद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? हाँ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। 1933 में नाउ आर नेवर, हाँ, चौधरी रहमत अली नाउ आर नेवर पत्रिका में जो है पाकिस्तान शब्द दिए थे, चलिए ठीक है। उसके बाद आगे बताएगा कि पहली बार पाकिस्तान अलग बनाने की प्रस्ताव जो आया था वो कब आया था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, 1940, ठीक है, हाँ। मुस्लिम है ना? कौन? चौधरी रहमत अली, हाँ, मुस्लिम। अच्छा, तो मुस्लिम यानी कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 वाला हुआ था। और ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940, हाँ, तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में। उसी में जो है पहली बार अलग से पाकिस्तान निर्माण करने की प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये सब प्रश्न पूछेगा आपसे कि बताइए पाकिस्तान को बनाने के लिए अलग से प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि
मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और अलग से पाकिस्तान निर्माण करने की प्रस्ताव पारित हुआ था तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, 1940। ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940। स्मॉल डेट है 22। ठीक है, कितना है? 22 मई, 22 मई, 22 मई 1940, 1940, 22 मई 22 तारीख देता है, 22 तारीख 1940 में जो है मुस्लिम लीग का जो है हुआ था लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था। सत्याग्रह कितना था? 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? पवनार, हाँ, पवनार आश्रम महाराष्ट्र। पवनार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। हाँ, तो महाराष्ट्र से पवनार, यानी महाराष्ट्र पवनार से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत हुआ था। पवनार महाराष्ट्र, पवनार महाराष्ट्र। व्यक्तिगत सत्याग्रह किनके द्वारा? महात्मा गांधी। किनके द्वारा? महात्मा गांधी। ठीक है, किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। प्रथम सत्याग्रह पूछता है विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, और दूसरा हुए थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। क्या नहीं था? चलिए ठीक है, तो इसमें दुइयों को था, तीन बात रखना है। ब्रह्मदत्त तीसरा थे। विनोबा भावे कौन थे? प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तीसरा सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। प्रथम सत्याग्रही कौन हुए? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही। द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय सत्याग्रही कौन हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रह हुए थे। ठीक है, और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो सत्याग्रह, नारा नहीं दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जानते किनको? व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, पूछेगा आपसे कि बताइए दिल्ली चलो के नाम से किनको जाना, कौन सा सत्याग्रह को जानते हैं? हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस नाम से जानते हैं? दिल्ली चलो सत्याग्रह, दिल्ली चलो सत्याग्रह, दिल्ली चलो सत्याग्रह, दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जानते हैं किसको? व्यक्तिगत सत्याग्रह को, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से। और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तृतीय कौन थे? ब्रह्मदत्त। और यहाँ से पूछेगा आपसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, 17 अक्टूबर 1940 सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि चौधरी रहमत अली कौन सा विश्वविद्यालय के थे? कैम्ब्रिज। कौन सा विश्वविद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। कौन थे? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए थे चौधरी रहमत अली। नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर पुस्तक किनका था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत। नाउ आर नेवर पुस्तक किनका था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। चलिए ठीक है, उसके बाद 1942 में आया था क्रिस प्रस्ताव। क्रिस प्रस्ताव, क्रिस प्रस्ताव। ठीक है, 11 मार्च 1942, 11 मार्च 1942। चलिए, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष जो थे अष्टोपट क्रिप्स थे। अष्टोपट क्रिप्स, अष्टोपट क्रिप्स। ठीक है, कौन कौन थे? एजी मेंडर थे, पाइंथिंग लॉरेंस थे। और तुम उसका नहीं बता। चलिए आगे देखिएगा। चलिए उसके बाद पूछेगा आपसे कि क्रिप्स मिशन, पूछेगा आपसे कि क्रिप्स मिशन का घोषणा कौन किया था?
क्रिप्स मिशन के घोषणा कौन किए थे? चर्चिल जी, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, वही विंस्टन चर्चिल, ठीक है, जिसने अर्धनांग फकीर बोला था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को अर्धनांग फकीर किनके द्वारा बोला गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा, विंस्टन चर्चिल। और यहाँ से एक दो प्रश्न पूछेगा कि तीन प्रश्न कि कैबिनेट मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा? स्टुअर्ट क्रिप्स के द्वारा, स्टुअर्ट क्रिप्स के द्वारा। और यहाँ से पूछेगा कि क्रिप्स मिशन का घोषणा कौन किए थे? हाँ, विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल घोषणा किए थे। और कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942, 11 मार्च 1942, 11 मार्च 1942 को कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। हाँ, और ये भी इनके मतलब क्रिप्स मिशन का भी कहना था कि आपको क्रिप्स मिशन का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो है डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा। इसमें महात्मा गांधी का कहना था ये क्या है? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। हाँ, मतलब ये ऐसा चेक है जिसका बैंक आगे चलकर डूबने वाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि ये ऐसा बैंक है जो ऐसा चेक है जो जिसका बैंक जो है कुछ दिनों के बाद जो है डूबने वाला है, खत्म होने वाला है। मतलब इनका कहना था कि ये बात जो बोला गया है वो सक्सेस नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब वही है। तो यहाँ से पूछता है कि बताइए कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहे थे? महात्मा गांधी। इसको पूछ लेगा, ठीक है, कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहे थे? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी का कहना था पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसको? क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने बोले थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। डोमिनियन राज बनाने का दर्जा दिया जाएगा कौन सा मिशन में? क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है। बोला गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत में भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। एवं मतलब अपने मन से जो है मंत्री परिषद अंतरिम सरकार का गठन कर सकता है, ठीक है, संविधान बना सकता है, वही बात बोला गया था इसमें। चलिए आगे बताना है कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को वापस कब ले लिया गया था? वापस ले गया था, ठीक है। आया था कब? 11 मार्च आया था, 11 मार्च नहीं था, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था और 11 अप्रैल को वापस ले लिया गया था, वापस लिया गया था। कब लिया गया था वापस? 11 अप्रैल 1942, ठीक है। इसको याद रखना है, पूछता है कि क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव को वापस कब लिया गया था? 11 अप्रैल 1942, 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस लिया गया था। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 11 मार्च को आया था और 11 अप्रैल को वापस। क्रिप्स मिशन 11 मार्च को आया था और 11 अप्रैल को वापस लिया गया, 11 अप्रैल को वापस लिया गया था, जिसमें कि महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताना है कि बताएगा कि किनकी अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद, हाँ, अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में वर्धा में, कहाँ? वर्धा में जो है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? 1942। चलिए ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद वर्धा, कांग्रेस का वर्धा, ठीक है, वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में, उसी का अध्यक्षता किए थे और उसी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। हाँ, चलिए आगे बताएगा, युवा बोल रहे हैं मतलब अध्यक्षता करने वाला। चलिए आगे बताना है कि मुंबई के ग्वालियर टैंक में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस
कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक में, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, जिसमें कि गांधी को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। गांधी के द्वारा जो बनाया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव, उसको स्वीकार किया गया था। तो 7 अगस्त 1942 को जो है वो ग्वालियर टैंक में जो है बैठक हुआ था कांग्रेस का, लेकिन स्वीकार किया गया था 8 अगस्त को स्वीकार बैठक हुआ था। इसमें पूछता है कि बैठक कब हुआ था? 7 अगस्त 1942 को बैठक हुआ और 8 अगस्त 1942 को वो पारित हो गया और 9 अगस्त को चालू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? 9 अगस्त 1942। तो यहाँ से तीनों याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीनों पूछेगा, देख लीजिएगा सेट उट में रहता है, ठीक है। यहाँ से पहले पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी के द्वारा जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था वो कब पारित हो गया था? तो 8 अगस्त 1942 को पारित। 8 अगस्त 1942 को पारित। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो जिस समय पारित हुआ था, उस समय जो है कांग्रेस कमेटी का अध्यक्षता कौन कर रहा था? अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है? बम्बई। तो ही बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, जिसका नाम था अब्दुल कलाम आजाद। इसी में 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ और बैठक हुआ था शुरू 7 अगस्त। कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त। कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त, ठीक है। पूछेगा आपसे कि बताइए भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किए थे? हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया गया था? तैयार किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कौन तैयार किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। और यही भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का नारा था करो या मरो, जिसको कहते हैं डू एंड डाई, ठीक है। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और यह भारत छोड़ आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को 8 या फिर 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। लेकिन सूर्योदय से पहले जो है महात्मा गांधी को अभी बताए थे, सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, सभी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा था? आगा खां पैलेस में। और जवाहरलाल नेहरू को रखा था अल्मोड़ा जेल में। कौन सा जेल में? अल्मोड़ा जेल, ठीक है। अल्मोड़ा जेल में। राजेंद्र प्रसाद को रखा था पटना वाला बांकीपुर जेल। कौन सा जेल में? बांकीपुर जेल में। किसको रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अभी भी रहेगा। अंग्रेजी में दे चलिए चलिए बताएगा सैडल पीक जो स्थित है वो स्थित है कहाँ? अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान। कौन सा अंडमान? उत्तरी अंडमान। माउंट डियोबली मध्य अंडमान, ठीक है। माउंट डियोबली कौन सा अंडमान? मध्य अंडमान। माउंट कोयोबो कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान। माउंट कोयोबो दक्षिणी। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान, ठीक है। माउंट हैरियट का एक उसी को कहते हैं माउंट मणिपुर यानी माउंट हैरियट कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान, ठीक है, बिल्कुल सही। और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? और ये सब जो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो पर्वत शिखर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या था? पर्वत शिखर। क्या था? पर्वत शिखर। चलिए ठीक है। आगे बताएगा कि लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच जो है कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री। कितना डिग्री है? 10 डिग्री। किसका बीच? लघु अंडमान और कार
कार निकोबार, ठीक है। और बताए थे कि कार निकोबार और लघु निकोबार और बृहत निकोबार ये आता है निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, आगे बताएगा। बताना है कि पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। पार्सन पॉइंट नाम से किसको जानते हैं? इंदिरा पॉइंट को, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिग्मलियन पॉइंट, ठीक है। दक्षिण भारत की दक्षिणतम बिंदु। हाँ, भारत की दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन होगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी केप कमोरी, ठीक है। पता नहीं किसका नजर लगा है, हमको पता नहीं चला। चलिए आगे बताएगा। निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह का, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थोलियर, माउंट थोलियर, ठीक है, माउंट थोलियर। निकोबार द्वीप समूह की जो है ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थोलियर। निकोबार द्वीप समूह की ऊंची चोटी, निकोबार द्वीप समूह की ऊंची चोटी कौन सा होगा? माउंट थोलियर। और माउंट थोलियर की ऊंचाई कितना होगा? 642, 32 नहीं, 642 मीटर, 642 मीटर, 642 मीटर, 642 होगा। कितना है? हाँ, तो इसको याद रखना है कि निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सा होगा? माउंट थोलियर, थोलियर है, ठीक है। माउंट थोलियर कितना मीटर होगा? 642 मीटर, 642 मीटर, 642 मीटर। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। कौन सा द्वीप का नाम? रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, रॉस द्वीप। चलिए, और नील द्वीप का नाम बदलकर शाही द्वीप, ठीक है। नील द्वीप का नाम बदलकर शाही द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शाही द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शाही द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया? व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा। कौन सा नदी के तट मुहाने पर? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी तट के मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? कहाँ स्थित है? उड़ीसा। कहाँ स्थित है? उड़ीसा। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि पंबन द्वीप जो स्थित है वो कौन सा खाड़ी में स्थित है? हाँ, पंबन द्वीप कौन सा खाड़ी में होगा? मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप कौन सा खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है कौन सा द्वीप? मन्नार की, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, हाँ, पंबन द्वीप। चलिए आगे बताएगा। चलिए बताएगा कि श्री हरिकोटा जो है, श्री हरिकोटा जो है वो कौन सा झील के अग्रभाग में स्थित है? पुलिकाट झील। कौन सा झील? पुलिकाट। हरि पूछ लेगा आपसे कि बताए हरिकोटा, श्री हरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश, कौन सा झील? तो पुलिकाट झील। कौन सा झील? पुलिकाट। श्री हरिकोटा कौन सा झील? पुलिकाट झील, ठीक है। इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र स्थित है वही ना स्थित है श्रीहरिकोटा, ठीक है। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है वो कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश होगा। और कौन सा झील? पुलिकाट झील। तो कभी काल पूछ लेता है कि पुलिकाट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने, कौन सा मुहाना? ब्राह्मणी नदी के मुहाना पर स्थित है। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो स्थित है वो कौन सा सागर में स्थित है? अरब सागर में, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर में। कौन सा सागर में? अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। और आगे बताना है कि बताए थे कल कि परवाल प्रक्षेपण से निर्मित है लक्षद्वीप। ये पूछता है कि कौन सा द्वीप जो है परवाल से निर्मित है, तो लक्षद्वीप। इसको याद रखना, परवाल भित्ति से बार बार पूछेगा। कौन सा भित्ति से? परवाल भित्ति से निर्मित है, परवाल भित्ति से। कौन सा? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का मात्र कितना जिला? एक जिला। लक्षद्वीप का मात्र एक जिला। कौन सा है? कावारती, ठीक है, कावारती, कावारती याद रखना है। अगर पूछ लिया कि लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ होगा? कावारती, कावारती। या फिर लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय
कवरत्ती। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती। कौन हो जाएगा? कवरत्ती। लक्षद्वीप का। और आगे बताइएगा कि लक्षद्वीप का नाम कब लक्षद्वीप रखा गया था? पहले कुछ और था, बताएगा। 1787। लक्षद्वीप को पहले अमीन द्वीप के नाम से जानते थे, ठीक है। लक्षद्वीप को पहले अमीन द्वीप के नाम से जानते थे, लेकिन 1973 1787 में प्रथम बार उद्गार हुआ था बैरन द्वीप का, ठीक है। कौन सा द्वीप का? बैरन। हमको पता है कहाँ चल जा रहा था तुम। 1787 में 1787 में बैरन द्वीप में प्रथम बार उद्गार हुआ था, प्रथम बार उद्गार हुआ था, ठीक है। और लकाद्वीप, लकाद्वीप जो है अमन द्वीप, लकाद्वीप अमन द्वीप के नाम से जानते थे पहले। किसको? मालदीव को। और मिनी क्वा सॉरी लक्षद्वीप को। किसको? लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप को पहले अमन द्वीप, अमीन द्वीप के नाम से जानते थे, और लकाद्वीप के नाम से जानते थे, और मिनिकॉय द्वीप के नाम से जानते थे। किनको? लक्षद्वीप को। और पुनः 1973 में लक्षद्वीप बना। 1973 लक्षद्वीप कब बना? 1973 लक्षद्वीप कब बना? 1973 में लक्षद्वीप बना था। और बताए थे कि लक्षद्वीप टोटल कितना किलोमीटर में है? 32 वर्ग किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप में टोटल कितना द्वीप है? लक्षद्वीप में कितना द्वीप है? 36। कितना था? 36। कितना द्वीप? 36। और 36 द्वीप में कितना द्वीप पर मनुष्य निवास? 11। 36 में 11 पर कितना? 11। 36 द्वीपों में 11 द्वीप पर मनुष्य का निवास। 36 में 11 द्वीपों पर मनुष्य का निवास, ठीक, याद रखना है। और अरब सागर में स्थित सबसे बड़ी द्वीप पूछेगा तो मिनिकॉय द्वीप है। कौन सा द्वीप है? हाँ, अरब सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ी द्वीप कौन सा होगा? अरब सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ी द्वीप मिनिकॉय द्वीप। अरब सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप। और मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 4.5 मिनिकॉय द्वीप, हाँ 4.5, ठीक है। कितना होगा? 4.5 वर्ग किलोमीटर, 4.5 वर्ग किलोमीटर, 4.5 वर्ग किलोमीटर में। तो 32 किलोमीटर में तो पूरे लक्षद्वीप है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में पूरा लक्षद्वीप है, ठीक है। तो मिनिकॉय कितना में रहेगा? 4.5 वर्ग किलोमीटर में। चलिए आगे बताएगा कि कितना डिग्री चैनल 2 भाग में लक्षद्वीप को विभाजित करता है? 2 भाग में, ठीक है। तो एक लिखिएगा तो लगेगा 2 भाग में बट्टल है, ठीक है। 11 डिग्री। कितना डिग्री? 11 डिग्री। हाँ, लक्षद्वीप समूह 2 भाग में विभाजित हो जाती है। कितना डिग्री? 11 डिग्री। और उत्तर में अमीन द्वीप। लक्षद्वीप 2 भाग में 11 डिग्री से विभाजित होता है, तो उत्तर में अमीन द्वीप, उत्तर में अमीन द्वीप, उत्तर में अमीन द्वीप, उत्तर में अमीन द्वीप। चलिए ठीक है। दक्षिण में कलानौर द्वीप, दक्षिण में कनानौर द्वीप, दक्षिण में कनानौर। पूछेगा आपसे लक्षद्वीप 11 डिग्री से 2 भाग में बढ़ जाता है, तो दक्षिण में कौन है? कनानौर द्वीप। और उत्तर में कौन सा द्वीप? अमीन द्वीप। कौन सा द्वीप? अमीन द्वीप। कौन सा द्वीप? अमीन द्वीप। चलिए ठीक है, बिल्कुल। कौन सा द्वीप होगा? अमीन द्वीप। चलिए उसके बाद आगे बताएगा कि लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहां पर हवाई अड्डा है, लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहां पर एक हवाई अड्डा है, वह कौन सा द्वीप है लक्षद्वीप का जहां पर एक हवाई अड्डा है? लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहां पर जो एक हवाई अड्डा है, तो उसका नाम है अगाती द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप? अगाती द्वीप। हाँ, पूछेगा आपसे कि बताइए लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप है जहां पर एक हवाई अड्डा पाया जाता है, तो अगाती द्वीप, अगाती द्वीप। और लक्षद्वीप में मात्र एक द्वीप है जहां पर जो है एक पक्षी अभयारण्य है, पिगाटी नहीं, पिट्टी। हमको पिगाटी दूसरा कुछ आता है, पिट्टी है। हाँ, तो पिट्टी याद रखना। हाँ, तो पिट्टी द्वीप। कौन सा द्वीप? पिट्टी द्वीप। हाँ, पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप पर जो है क्या है? पक्षी है, पक्षी अभयारण्य है। सिर्फ इस पर मनुष्य नहीं रहता है, सिर्फ पक्षी अभयारण्य। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना कि अगाती द्वीप जो है लक्षद्वीप का, इस पर क्या है? हवाई अड्डा। और पिट्टी पक्षी अभयारण्य, पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य। और लक्षद्वीप में सभी बोले जाने वाला भाषा में पहला भाषा मलयालम, ठीक है, मलयालम भाषा। कौन सा भाषा? मलयालम भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा? मलयालम भाषा। हाँ, एक थे छोड़कर, मिनिकॉय को छोड़कर जो है सभी द्वीप में, लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में कौन सा भाषा?
यानी 35 द्वीप में मलयालम भाषा और महल भाषा बोली जाती है। कहाँ? मिनिकॉय में। मिनिकॉय में कौन सा भाषा? महल भाषा बोली जाती है। चलिए ठीक है। और महल भाषा कौन सा लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि में महल भाषा लिखा गया। देवही लिपि, ठीक है। देवही लिपि, देवही कौन सा होगा? देवही लिपि, देवही लिपि, ठीक है। पाकिस्तान चल रही है। देवही लिपि में याद रखना है। और महल भाषा कहाँ का जानते हैं? मालदीव का। मालदीव का भाषा महल, हाँ मालदीव का भाषा है जिसका नाम है महल। महल मालदीव का भाषा है महल, और वही भाषा बोला जाता है कहाँ? महल भाषा कहाँ बोला जाता है? मालदीव में, ठीक है। और मालदीव के साथ मिनिकॉय द्वीप, कौन सा द्वीप में? मिनिकॉय द्वीप में, ठीक है। कौन सा द्वीप में? मिनिकॉय द्वीप। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद देखिएगा अरब सागर में स्थित कुछ अन्य द्वीप। कल बता रहे थे कि सालसेट द्वीप के बारे में, ठीक है। सालसेट द्वीप, तो सालसेट द्वीप जो स्थित है वो मुंबई, ठीक है। तो मुंबई स्थित है सालसेट द्वीप पर। मुंबई किस पर स्थित है? मुंबई कौन सा द्वीप पर? सालसेट द्वीप। मुंबई कौन सा द्वीप पर? सालसेट, ठीक है। और पता होगा सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखना है, वही मुंबई। अरे सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा कौन होगा? मुंबई। और कौन सा द्वीप पर है? सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप पर होगा? सालसेट। कौन सा द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर? कौन सा सागर में? अरब सागर, ठीक है। मिलाने के लिए दे देता है। कौन सा सागर में? तो अरब सागर में। कौन सा सागर में? सालसेट द्वीप कौन सा सागर में? कौन सा सागर में? अरब सागर, ठीक है। कौन सा सागर में? अरब सागर में स्थित है, ठीक है। एलिफेंट द्वीप भी स्थित है मुंबई में, ठीक है। एलिफेंट द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया जानते हैं? कहाँ स्थित है? मुंबई। उसी के 10 किलोमीटर में स्थित है, ठीक है। उसी के 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है उसी के 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप, तो याद रखना है सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। सालसेट द्वीप और 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 एलिफेंटा द्वीप, याद रखना है। और गेटवे ऑफ इंडिया के 10 किलोमीटर दूरा पर स्थित है, जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप, ठीक याद रखना है। और एलिफेंटा द्वीप जो है स्थित है ना, एलिफेंटा द्वीप जो है वो गुफा मंदिरों के लिए फेमस है। गुफा मंदिर, कौन सा मंदिर के लिए? हाँ गुफा मंदिरों के लिए फेमस है, जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में स्थित है? वेलिंगटन द्वीप, हाँ कोचीन यानी केरल। कोचीन यानी केरल, याद रखना है। कोचीन यानी केरल। कोचीन यानी केरल। केरल का ही शहर है जिसका नाम है कोचीन, उसी का भाग है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, याद रखना है। वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप टोटल अगर पूछेगा कि वेलिंगटन द्वीप टोटल कितना लंबा है तो 12 किलोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर होगा? 12। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ठीक है। और ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच पर, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती के बीच, नर्मदा और ताप्ती के बीच, वही ताप्ती नदी जो अरावली के पहाड़ी तट से निकलता है, ठीक है। अरावली के पहाड़ी से के पास से निकलता है, जिसका नाम है सॉरी ताप्ती नदी, लूनी नदी निकलता है ना, लूनी नदी निकलता है अरावली पहाड़ी के पास से, जिसका नाम है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने के पास स्थित है, जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप? वेलिंगटन। और यही वेलिंगटन द्वीप जिसका जो है लंबाई कितना है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। और वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? केरल। कहाँ हो जाएगा? केरल, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? केरल। कहाँ होगा? केरल। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे बताएगा, चलिए बताएगा कि सरक्रिक जो है 2 देशों के बीच का विवाद है, ठीक है। सरक्रिक कहाँ का? सरक्रिक भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, याद रखना, भारत और पाकिस्तान। देखिए सरक्रिक जो है ना वो दलदली क्षेत्र है। सरक्रिक दलदली क्षेत्र है और गुजरात के कच्छ में पड़ता है। गुजरात के कच्छ में सरक्रिक दलदली क्षेत्र है, वो पड़ता है गुजरात के कच्छ में, ठीक है।
गुजरात के कच्छ में। सर क्रीक दलदली क्षेत्र है जो पड़ता है गुजरात के कच्छ में, और कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला गुजरात का सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा जिला ही है कच्छ। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ, और सबसे छोटा जिला माहे है। सबसे छोटा जिला माहे, सबसे छोटा जिला माहे, सबसे छोटा जिला माहे, सबसे छोटा जिला माहे। ठीक, याद रखना क्या हो जाएगा, माहे। चलिए, तो हम बता रहे थे कि देखिए ये जो सर क्रीक है वो 96 किलोमीटर, कितना होगा, 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है, और ये कच्छ में, गुजरात के कच्छ के पास पड़ता है, कच्छ के पास पड़ता है, और उधर पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, तो यही भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद रहा है जिसका नाम है सर क्रीक, सर क्रीक, सर क्रीक। ठीक है, भारत का जो है, भारत और पाकिस्तान का बीच का विवाद रहा है सर क्रीक, और सिंधु जल विवाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, सिंधु जल विवाद जिसमें कि 80% जल रखता है पाकिस्तान और 20% जल भारत के लिए छोड़ देता है, भारत के लिए छोड़ देता है। ठीक है, 1960 में सिंधु जल विवाद 1960। चलिए ठीक है, 1960। चलिए, एक है कोरी क्रीक। सर क्रीक का नाम सुने होंगे लेकिन कोरी क्रीक का नाम नहीं सुने होंगे। तो कोरी क्रीक है, कौन सा क्रीक, कोरी क्रीक। ठीक है, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक। लेकिन पूछेगा आपसे कि कोरी क्रीक विवाद किसके किसके बीच है, हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच है। कोरी क्रीक, कौन सा क्रीक, कोरी, हाँ, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक। देखिए, कोरी क्रीक और सर क्रीक, कोरी क्रीक और सर क्रीक दोनों स्थित है आपको कच्छ में। कोरी क्रीक का और सर क्रीक, कोरी क्रीक, सर क्रीक कच्छ में, कहाँ स्थित है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद, सीमा का विभाजन करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का विभाजन करता है कोरी क्रीक। कौन सा, कोरी क्रीक। सर क्रीक भी विभाजन करता है। ठीक है, कच्छ साइड से, ठीक है, गुजरात के कच्छ से। तो सर क्रीक और कोरी क्रीक दोनों याद रखना है। इसमें हो जाएगा दोनों कच्छ के रन में, दोनों कच्छ के रन में स्थित है, कोरी क्रीक और सर क्रीक, कोरी क्रीक और सर क्रीक कच्छ के रन में। ठीक है, और सर क्रीक भी 96 किलोमीटर लंबा और कोरी क्रीक भी 96 किलोमीटर लंबा है। दोनों कितना कितना है, 96। ठीक है, 96 किलोमीटर है। लेकिन एक ज्वारीय है। ठीक है, कैसा है, ज्वारीय, ज्वारीय, ज्वारीय। कौन सा, कोरी क्रीक। कोरी क्रीक एक ज्वारीय क्रीक है, कोरी क्रीक एक ज्वारीय है। ठीक है, कैसा है, ज्वारीय, कैसा होगा, ज्वारीय क्रीक है। ठीक, याद रखना है। तो दोनों कहाँ स्थित है, कच्छ के रन में, कहाँ स्थित है, कच्छ के रन में स्थित है। चलिए आगे बताएगा, चलिए आगे बताएगा कि श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेप केंद्र जो है वो कौन सा है, सतीश धवन। कौन सा है, सतीश धवन। ठीक है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा। चलिए आगे बताएगा कि न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप जो स्थित है वो कौन सा खाड़ी में स्थित है, बंगाल की। न्यू मोर द्वीप जो स्थित है कौन सा खाड़ी में, बंगाल। हाँ, न्यू मोर द्वीप कौन सा खाड़ी में, और न्यू मोर द्वीप और भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद, भारत और बांग्लादेश का बीच का विवाद है जिसका नाम है न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप, न्यू मोर द्वीप। भारत और बांग्लादेश का विवाद, कौन सा द्वीप रहा है, हाँ, न्यू मोर द्वीप। किसके किसके बीच का विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद है जिसका नाम है न्यू मोर द्वीप। चलिए ठीक है, उसके बाद जो HW था उसको देखेंगे। चलिए, इसमें था जलवायु। चलिए बताएगा जलवायु जो शब्द है वो कैसा शब्द है, जलवायु शब्द जो है वो कैसा है, अरबी शब्द है, ग्रीक ने अरबी शब्द है, कैसा होगा, अरबी। ठीक है, अरे जलवायु बोल दिए, मानसून बोलना चाहिए था। मानसून कैसा शब्द है, अरबी शब्द। ठीक है, मानसून कैसा शब्द है, अरबी। ठीक है, इसीलिए नहीं बोल पाया, जलवायु बोल दिए। मानसून, मानसून कैसा शब्द होना चाहिए, अरबी शब्द। ठीक है, मानसून कैसा शब्द है, अरबी, अरबी, अरबी। ठीक है, मानसून, मानसून कौन सा, मानसून। मानसून अरबी भाषा में इसको कहते हैं मौसम, अरबी भाषा में क्या कहते हैं, मौसम। ठीक है, मानसून को अरबी भाषा में किस नाम से जानते हैं, मौसम। किस नाम से जानते हैं, मौसम। किस नाम से, मौसम के नाम से। देखिए, और यहां से आपको प्रश्न आते रहता है, बोलेगा कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक,
ठीक है। भारतीय जलवायु को परिवर्तित करने वाली कारक कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ से रहता है, देखिए बहुत सारा है, जिसे उत्तरी पर्वतीय भाग, या फिर समुद्र से दूरी, स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, ये सब जो है ना वो भारतीय जलवायु को परिवर्तन का कारण बनता है। भारत जलवायु को प्रभावित करने का कारण है, भारतीय जलवायु को परिवर्तन करने का कारण है, ठीक है। देखिए कारक या बोल सकते हैं, ठीक है, कारण है या फिर कारक है, जिससे कारण होता है। देखिए इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पर लैंड फॉर्म याद रखना पड़ेगा, लैंड फॉर्म, ठीक है। जैसे लैंड से याद रखना है कि लेटीट्यूड मतलब होता है अक्षांश, क्या होता है अक्षांश, ठीक है। और एल्टीट्यूड मतलब होता है क्या, ऊंचाई, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें ये वाला याद रखना है, LANDFORM, लैंड फॉर्म्स। तो इससे सेट में प्रश्न आते रहेगा, ठीक है, कि कौन भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। तो याद रखना है इसमें लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो पहला होगा यल से बताएं, लैटिट्यूड तो पढ़ा जाता है इसको लेट अस्ट्यूट, ठीक है। उसका मतलब होता है अक्षांश, ठीक है। क्या होगा, अक्षांश। तो पहला कारक अक्षांश, पहला कारक अक्षांश, ठीक है। हिंदी में याद रखो, अक्षांश, पहला अक्षांश। दूसरा एल्टीट्यूड, जिसको कहते हैं ऊंचाई। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करेगा ऊंचाई भी, ठीक है, ऊंचाई। और इसका विस्तार जाने के पहले यहाँ पर देख लेते हैं ऊंचाई कौन सा होगा, ऊंचाई। उसके बाद है नियरेस्ट फॉर्म सी, यानी समुद्र से निकटता, यानी समुद्र से जितना निकट रहेगा, तो समुद्र से निकट रहने के कारण जो है भारतीय जलवायु क्या होता है, प्रभावित होता है। समुद्र के निकट रहने के कारण भी भारत की जलवायु क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखना है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी पवन की दिशा। तिब्बत से देखिएगा, तिब्बत से जब ठंडी हवाएं आती है तो हमारे हिमालय क्या करता है, रोकता है। अभी के दिन में तिब्बत, अभी जानते हैं चीन में बहुत टेम्परेचर अभी कम से कम -10 रहता है, ठीक है। अभी -10-15, ठीक है, पता चल रहा है। अभी कोई गोपालगंज के जो चाइना से लाए हैं, ठीक है, तो उनका वीडियो मेरे पास आया था, तो देखें तो दिखा रहे थे कि अभी जो है पूरा बर्फ है। हाँ, तो वो वाला जो अभी उस समय, अभी शीत ऋतु में जो वहां पर ठंडी हवाएं चलती है, उसको हिमालय रोकने का क्या करता है, काम करता है, उसको हिमालय रोकने का काम करता है। और गर्मी को दिनों में भी वर्षा कराने में हिमालय का योगदान है, क्योंकि जब गर्म हवाएं ऊपर उठती है, और ठंडी हवाएं जब गर्म हवाएं ऊपर उठती है, उसके बाद पर्वत से टकराने के बाद जो है वो क्या होता है, संघनन की क्रिया करती है, और संघनन की क्रिया कारण तो वर्षा, बादल बनता है और वर्षा हो जाता है। तो जलवायु परिवर्तन करने का काम पहाड़ी भी किया था, ठीक है। तो उसको डिटेल से देखेंगे। तो पवन की दिशा के बारे में बता रहे थे, पवन की दिशा के कारण भी भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वन, फॉरेस्ट, यानी जंगल से भी आपको भारत की जलवायु पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार से समुद्री जलधाराएं भी उठती है, तो क्या होता है, आपको मानसून आती है, तो मानसून पर प्रभाव पड़ने का कारण समुद्री जलधाराएं और वर्षा, ठीक है, वर्षा के कारण भी। और पहाड़ पर्वत तो अभी बता दिए, और मिट्टी के कारण, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ से एक करके हम देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं इस उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, यानी स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। कभी बताए होंगे कि जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है कर्क रेखा। और बताए थे कि कर्क रेखा के पास तापमान क्या रहता है, उच्च रहता है। और
और जो है कर्क रेखा के पास जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। ये प्रश्न पूछेगा कि कर्क रेखा के पास जो है कौन सा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पूछेगा आपसे कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। वही कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करता है। टोटल 8 राशि से गुजरता है। कितना राशि, 8 राशि। और देश पूछेगा तो 18 देश। कितना देश से, 18 देश से गुजरने का काम करता है कर्क रेखा। 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 27.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 0 डिग्री को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री को कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री को, किसको, भूमध्य रेखा को, ठीक है, 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री, ठीक है, याद रखना है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माहे नदी। कौन सी नदी, माहे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, उसी का नाम है जायरे नदी। ठीक है, मुहाने पर उसको जानते हैं जायरे के नाम से, ठीक है, कांगो नदी के नाम से उसी को कहते हैं कांगो नदी या जायरे नदी, कांगो नदी या जायरे नदी। तो यहां से आपको प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है कौन सा रेखा, कर्क रेखा। और वही कर्क रेखा, वो कर्क रेखा जो कर्क रेखा के पास जो है कैसा होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और कर्क रेखा के पास जो है उच्च तापमान होता है। कर्क रेखा के पास उच्च तापमान। तो याद रखना, स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार भी, स्थिति एवं अक्षांशीय जो विस्तार है वो भारतीय जलवायु को परावर्तित करने का काम करता है, यानी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। ऑप्शन दे देगा 3-4 को, ठीक है, कि कौन भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है या कौन नहीं करता। ठीक है, तो स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार भारतीय जलवायु पर प्रभावित करता है। भारतीय जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। क्योंकि बताएं भी कर्क रेखा जो स्थित है वो कर्क रेखा 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और वही कर्क रेखा के पास कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय। भारत की जलवायु उस कर्क रेखा के पास उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा बताए थे समुद्री से दूरी रहने के कारण, समुद्री से दूरी, ठीक है, समुद्री से दूर। क्योंकि भारत देखिए, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत 3 ओर से समुद्र से, 3 ओर से क्या घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। इसीलिए जो है भारत में जलवायु का परिवर्तन का कारण समुद्र भी आता है। समुद्र से निकटता, ठीक याद रखना है। तो समुद्र से निकटता के कारण आपको भारत की जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। चलिए, ठीक है। और अभी बताएं कि उत्तरी पर्वतीय श्रेणी, अभी तुरंत जिक्र किए कि उत्तरी पर्वतीय श्रेणी हो जाएगा हिमालय की बात कर रहा है। उत्तरी पर्वतीय श्रेणी कहने का मतलब हिमालय। तो हम बताएं कि अभी चीन यानी तिब्बत से जो ठंडी हवाएं आती है उसको रोकने का काम करता है हिमालय, एवं गर्मी के दिनों में बरसात कराने में भी मदद करता है। इसलिए भारतीय जलवायु को ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये सब रहेगा आपसे। क्यों, टाइम हो गया, अच्छा इतना पूछ लेना। चलिए, और मानसूनी हवाएं से भारत की जलवायु भी परिवर्तन होगा। ठीक है, मानसूनी हवाएं से भी भारत की जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। मानसून तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने में जो है और योगदान निभाता है कौन सा, मानसूनी हवाएं। ठीक है, मानसून हवाएं जो है गर्म चलता है, तो गर्म या ठंडा चल सकता है। तो मानसून में तो गर्मी के दिनों में जो है गर्मी में वर्षा कराने में मदद करता है। ठीक है, मानसून तो मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और देखिए, एक होता है जेट स्ट्रीम कहाँ चलता है, क्षोभ मंडल में। पूछ लेगा आपसे कि जेट स्ट्रीम चलता है क्षोभ मंडल में चलने वाली एक हवाएं, क्षोभ मंडल में चलने वाली एक हवाएं, याद रखना है, क्षोभ मंडल में चलने वाली एक हवाएं। पूछ लेगा आपसे कि बताइए जेट स्ट्रीम चलता है भूतल से कितना ऊंचाई पर, तो 12 किलोमीटर ऊंचाई पर, 12 किलोमीटर, हाँ, भूतल से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर ये चलता है। कौन सा, जेट स्ट्रीम 15
हाँ, जेट स्ट्रीम चलता है वो 12 किलोमीटर ऊंचाई पर। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। तो पूछेगा क्षोभ मंडल चलने वाली एक हवा है, कहाँ चलता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, कौन सा मंडल में? क्षोभ मंडल में चलने वाली हवाएं किस ओर चलता है? हाँ, जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब, ये सब बात रखना है, पश्चिम से पूरब। जेट स्ट्रीम हवाएं जो चलती है वो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। और इसका गति होता है 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 150 से 300 किलोमीटर रफ्तार से चलता है, जिसका नाम है जेम स्ट्रीम नहीं, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो हम 5-6 को देख लिए हैं आज। हम सोचे इसको डाल दिए, नहीं हो, इसमें कल भी होगा। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जैसे मैं पूछ लेगा आपसे कि बताइए, जैसे मैं पूछ लेगा आपसे कि महाराष्ट्र में कैसा जलवायु पाया जाता है, तो अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। मद्रास में अर्ध शुष्क, ठीक याद रखना है। और अगर पूछ लेगा कि उत्तराखंड में कैसे जलवायु पाया जाता है, तो टुंड्रा तुल्य जलवायु, टुंड्रा तुल्य जलवायु, टुंड्रा तुल जलवायु याद रखना है। ध्रुवीय तुल जलवायु पाया जाता है, जानता है कहाँ? ध्रुवीय तुल जलवायु जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाया जाता है। इसका विभाजन जानते हैं कौन किए थे? 9 भागों में विभाजित कर दिए थे जलवायु को, जिसका नाम है कोपेन। क्या नाम था? कोपेन। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी इसमें सब पॉइंट इंपोर्टेंट रहता है। दो, चलिए साइंस का पीडीएफ दो जल्दी। ऐसा दीजिए ना साइंस। दीजिए सर। लाइट बढ़ा दीजिए ना जी। वो अपने कर लेंगे तो ना। और सर को मोबाइल चलाना आता है। जी हाँ, दो खूब चमारा। आगे से दिया। अरे आज साइंस नहीं रहा था ना, मस्त मस्त साइंस दिया ले। आज साइंस नहीं था, नहीं कैसा था। चलिए आगे बताएगा कि 2011 के जनगणना अनुसार देश का कितना परसेंट आबादी जो है जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? हाँ, 55% आबादी अपना जीवन चलाने के लिए किस पर? कृषि पर आधारित है। ठीक है, आधारित निर्भर। चलिए आगे बताएगा कि हमारा आता अच्छा, कृषि अभी कौन सूची का विषय है? राज सूची का विषय है। ठीक है, 7वीं कृषि 7वीं अनुसूची की राज सूची का विषय है। कौन सा सूची? राज सूची। 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची। संवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखना है। तो राज सूची का विषय कौन सा? कृषि। आगे बताएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख। इसमें दूसरा बता रहा है, कंफ्यूजन में है इसमें। देख लो, क्वेश्चन में कंफ्यूजन थोड़ा है। हम पढ़े दूसरा में पढ़ा तो दूसरा कुछ लगता है। अच्छा देखते हैं। चलिए आगे बताएगा कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1905 नहीं, 1960 में। ठीक है, 1960 में हुआ था। 1960 याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ भाई पंत कृषि विश्वविद्यालय जो है वो, उसका स्थापना उत्तराखंड पंतनगर कहाँ से पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। पंतनगर उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में। 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ कृषि पंत विश्वविद्यालय में। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपको मुंबई के,
बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, विश्वविद्यालय नहीं था, विद्यालय था। चलिए ठीक है, आगे बताएगा प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ था? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी का हुआ था, पांडिचेरी। उस समय था पुदुचेरी, अभी वर्तमान में पांडिचेरी। 1974 में, 1974 ठीक है, 1974 ठीक है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर 29 जुलाई, और 1973 में ही पुदुचेरी नहीं, हिस्ट्री पढ़ा था नहीं, किसका बात करें हम? साइंस अरे आए तो हिस्ट्री है सब। हाँ है, मतलब थोड़ा सा साइंस एक भाग है, साइंस से संबंधित। चलिए ठीक है। हाँ बताएगा कि गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गेहूं में कौन कौन? B1, B2 और B6, B1, B2 और B6, B1, B2 और B6 ठीक है। गेहूं में रस्ट रोग होता है, कौन सा रोग? रस्ट। गेहूं में एक रस्ट रोग होता है जिसका नाम है कवक से होने वाला रोग, ठीक है, कवक से होने वाला रोग, ठीक है। कवक से एक रोग होता है गेहूं में जिसको कहते हैं रस्ट रोग। कौन सा रोग? रस्ट। और जिंक की कमी से धान में होता है खैरा रोग। कौन सा रोग? खैरा रोग, ठीक है। कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है, खैरा रोग होगा। चलिए आगे बताएगा कि चावल में कितना % कार्बोहाइड्रेट है? चावल में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत की संख्या पूछेगा, 76% है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, इसलिए ज्यादा खाइएगा तो जितना जल्दी खाइए, ज्यादा खाइएगा उतना जल्दी सो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, इसलिए नींद आती है बहुत। चलिए आगे बताएगा। और प्रोटीन 6 से 7% पाया जाता है चावल में, प्रोटीन 6 से 7% प्रोटीन, और वसा का मात्रा 2%, इसीलिए चावल उबल ज्यादा खाइएगा तो आपको क्या होगा? मोटापा ज्यादा आएगा, नींद भी आएगा। कहाँ मोटाते हैं? नहीं मोटा आता है। चलिए आगे बताएगा। अच्छा गेहूं का वनस्पति नाम, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? राजा सटैवा धान का है, वो राजा सटैवा धान का है, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम, वो राजा सटैवा धान का, राजा सटैवा धान का। चलिए ठीक है। और गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और बिहार में पुरानी मिट्टी कौन सा है? नहीं, टाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? टाल मिट्टी। ये पूछता है, ठीक है, याद रखना, पूछता है टाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? टाल मिट्टी। और सबसे ज्यादा पानी कौन सा मिट्टी सोखता है? काली मिट्टी। सबसे ज्यादा पानी सोखता है काली मिट्टी, सबसे कम बालुई मिट्टी। कौन सा मिट्टी? बालुई मिट्टी। सबसे कम चिकनी मिट्टी के नाम से काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी के नाम से काली मिट्टी, ठीक है। चिकनी मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं। चलिए, और गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य जो है प्रथम स्थान किसका है? प्रति हेक्टेयर में पूछेगा, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, याद रखना है। चलिए अमेरिका, चीन होगा, चीन में ज्यादा है, चीन में। चलिए ठीक है, आगे बताएगा। गेहूं के लिए औसत प्रश्न पूछता है कि गेहूं के लिए औसतन तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान टेम्परेचर है तो इस समय तो 10 से 25 तक रहता है, ठीक है, ज्यादा नहीं रहता। 10 से 25 तक जो है औसत 10 से 25 तक आपको टेम्परेचर रहना चाहिए गेहूं के लिए। और वर्षा होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होगा तो बढ़िया रहेगा, 50 से 75% तक, ठीक, याद रखना है। सेंटीमीटर होगा इसमें, 75% और सेंटीमीटर, 75% परसेंट बोल दिए, 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और ग्लूटीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ग्लूटीन। हाँ, गेहूं में एक ग्लूटीन नामक करके एक प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटीन नामक करके एक प्रोटीन पाया जाता है, हॉर्लिक्स। चलिए आगे बताना है कि भारत में जो हरित क्रांति आया था वो कब आया था? 1967 68 1966 नहीं 67 68 में। और हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन, और पूरा विश्व का बात करेगा तो नॉर्मन बोरलॉन अमेरिका। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बताएगा
पूछेगा आपसे कि बताइए हरित क्रांति का जनक किस देश को कहते हैं? फिलीपींस को। फिलीपींस को किसको कहते हैं? फिलीपींस को। हरित क्रांति का जो है जनक किसको कहते हैं? फिलीपींस। किसको कहेंगे? फिलीपींस। किसको बोलेंगे? और बताना है कि जिस समय हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था उस समय चल रहा था पंचवर्षीय योजना या कौन सा योजना चल रहा था? ये 66 से 69 अनवरत योजना या अनवरत की योजना अवकाश 66 से 69 नहीं चला। 66 से 69 तो 66 से 69 अवकाश योजना 66 से 69 तृतीय वाला जो वो सफल हुआ था उसके बाद बोला था ठहरो। ठीक है हाँ तो क्योंकि 66 से 69 तक चल रहा था अवकाश योजना चल रहा था। रुको अवकाश योजना चल रहा था तो ये पूछता है। ठीक है साइलेंट करके रखो। चलिए आगे देखिएगा पूछ। और यहीं से देखिए नॉर्मल बोरलोन जो नाम है उसी पर एक कृषि से पुरस्कार संबंधित है। पूछ लेगा कि नॉर्मल बोरलोन पुरस्कार संबंधित है तो कृषि से। बोरलोन पुरस्कार संबंधित है कृषि से। किससे होगा? कृषि से। बोरलोन पुरस्कार संबंधित है कृषि से संबंधित है। चलिए आगे बताएगा कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हाँ भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? नहीं पता। एम.एस. रंधावा। ठीक है एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा। ठीक है एम.एस. रंधावा। क्या था नाम? भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास नामक लेखक एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा। ठीक है एम.एस. रंधावा। हाँ एम.एस. रंधावा। चलिए आगे बताएगा कि कृषि बताना कि वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ठीक है दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूसा कैंपस। पूसा कैंपस दिल्ली। पूसा कैंपस दिल्ली। पूसा कैंपस दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पूसा कैंपस दिल्ली। पूसा कैंपस दिल्ली। पूसा कैंपस दिल्ली। और बताना कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना कब हुआ था? खा गया 1974। 1905 में जानते क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड का स्थापना। ठीक है रेलवे बोर्ड का स्थापना। रेलवे बोर्ड का स्थापना। रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1905। ठीक है प्रथम बार चला था वो विद्युत वाला 25 में चला था। चलिए आगे बताया कि चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 25 से 30 नहीं हम इसको पिएंगे। गरीब दुखी आदमी के पास थर्मस रहता है। चलिए बताएगा कि चावल की खेती के लिए औसत तापमान कितना डिग्री होनी चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है और वार्षिक वर्षा जो होना चाहिए वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और चावल गेहूं के लिए कितना वर्षा होना चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और 10 डिग्री से 25 डिग्री तक टेम्परेचर रहना चाहिए। गेहूं की खेती हो जाएगा बढ़िया से। चलिए तो हम बता रहे थे चावल की खेती का औसत तापमान होनी चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए ठीक है बिल्कुल। आगे बताएगा कि चावल को पॉलिश करने या ज्यादा धोने से कौन सा विटामिन निकल जाएगा? B1 निकलेगा। B1 ठीक है। विटामिन सी कौन बोला? B1 हम उधर बोला अच्छा अगर सब्जी को धोइएगा ना तो विटामिन सी निकलेगा। चलिए आगे बताएगा विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं। ठीक है थायमिन के नाम से। चलिए आगे बताएगा अभी बताए थे कि जस्ता की कमी से धान में होता है खैरा रोग। जया पद्मा और सोना ये सब चावल की किस्म है। धान का सोना पद्मा धान का। अरे दोनों में किस्म तो पढ़े नहीं किस्म तो अच्छी। अरे गेहूं का भी हम देख तो उसके साथ 64-44 ये सब धान का किस्म है। ठीक है देखिए यहाँ से पूछेगा आपसे कि भारत में पूछेगा आपसे कि धान की एक कौन सा किस्म है जो बौना है?
गौना, IR8, IR8, हाँ IR8 जो धान का किस्म है जो क्या है, बौना है, छोटा छोटा होता है, बौना छोटा छोटा। और उसे मत करो किसी को, ठीक है। आंसर जैसे हम बता रहे हैं जानते थे। चलिए आगे बताएगा कि बताना कि पूसा 444, पूसा 444 किस्म है किसका है? सिर्फ पूसा तो धान का, लेकिन पूसा 444 बाजरा का है, ठीक है। किसका होगा? बाजरा, ठीक है। किसका होगा? बाजरा, ठीक है। और पतंजी 114, पतंजी 114 किस्म है चना का, चना का। कौन किसका? चना, ठीक है। चना का एक किस्म है जिसका नाम है पतंजी 144, 144 सॉरी 114, ठीक। और 1444 है, 1444 अरे 114 यार, पूस, अरे कुछ सब कोई बोलता है कि शायद कम, इसीलिए उससे होता है। पूसा 444 किस्म है बाजरा का, किसका? बाजरा का, ठीक है। और पतंजी 114 एक किस्म है, वो किसका है? चना का। किसका किस्म है? चना का। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और IR8 जो एक किस्म है, बौना किस्म है किसका? धान का, ठीक है। और RH37 एक क्या था? कब्रिस्तान था, कब्र था जो मिला था कहाँ से? दमदमा से। नहीं दमदमा जम्मू हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति जी। चलिए आगे बताएगा कि बताना है कि तंबाकू में विषैले तत्व कौन सा है? तंबाकू, निकोटीन। तंबाकू खेती प्रारंभ किया था पुर्तगाली, बंद कर दिया जहांगीर। कौन किया? जहांगीर, ठीक है। कौन बंद किया? जहांगीर। तंबाकू एक दिन शायद लिया था, ठीक है, तो निशा आ गया था उसको, इसलिए वो तंबाकू को खेती बंद कर दिया था। जहांगीर, कौन किया था? जहांगीर, ठीक है। पुर्तगाली का बात है तो पुर्तगाली जिसने प्रेस का स्थापना किया था गोवा में, ठीक है। प्रेस का स्थापना गोवा में किया था 1556 में, ठीक है। याद रखना, बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना था 1510 में, ठीक है। चलिए आगे बताएगा, बताना कि दलहन का राजा कौन सा है? दलहन का राजा चना और रानी मटर, ठीक है। रानी मटर है, चलिए ठीक है, मटर है। आगे बताएगा कि आम का वनस्पति नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, बिल्कुल सही है। बागवानी का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर, बिल्कुल सही है। और ओलेरीकल्चर बोलेगा सब्जी का, ओलेरीकल्चर सब्जी, ओलेरीकल्चर, ठीक है। वन और जंगल का अध्ययन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। अरे फॉरेस्ट मतलब वन होता है, फॉरेस्टोलॉजी होगा नहीं, जंगल के फॉरेस्टोलॉजी, वो इंग्लिश फॉरेस्ट बोलते हैं ना, सिल्वीकल्चर। अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं हॉबी करता है। यहाँ वन और जंगल दोनों, वन और जंगल में अंतर है, ठीक है। तो वन और जंगल दोनों का अध्ययन पूछेगा तो कौन सा कल्चर? सिल्वीकल्चर। कौन सा कल्चर? सिल्वीकल्चर, ठीक है। पूछेगा कि वृक्ष के वनस्पतियों की, वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन जो आता है वो वृक्ष संवर्धन में आता है। किसमें आता है? वृक्ष संवर्धन में, हाँ। वृक्षों और वनस्पति की खेती आता है संवर्धन में, ठीक है। किसमें आएगा? वृक्ष संवर्धन, वृक्ष संवर्धन में आता है। और एक होता है झाड़ी, झाड़ी का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी, झाड़ी का अध्ययन, झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। चलिए आगे बताएगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना 1965। ऑपरेशन फ्लड 70, ऑपरेशन फ्लड 70, ऑपरेशन फ्लड 70। 11 सूत्रीय कार्यक्रम 1975, ठीक है, ठीक है। 1970 में आया था ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से, ऑपरेशन फ्लड का संबंध, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें तो टाइम हो गया। पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड का स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, ठीक है। और बर्गिज कुरियन संबंधित है दूध से, ठीक है, दूध से। चलिए आगे बताएगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना 1965 में हुआ था। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय जी
मुख्यालय गुजरात। गुजरात में एक जगह आनंद, ठीक है, गुजरात के आनंद में स्थित है। दूध में राजस्थान आ गया अभी। श्वेत क्रांति का जनक हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो हो जाएगा हरियाणा, करनाल, हरियाणा करनाल, हरियाणा करनाल। चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। कलकत्ता। कॉफी बोर्ड होगा बेंगलोर, कॉफी बोर्ड बेंगलोर, और चाय बोर्ड कोट्टायम, कोट्टायम, और तंबाकू बोर्ड होगा गुंटूर, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, ठीक है, याद रखना है। तंबाकू बोर्ड कहाँ होगा? कपास एवं जूट कैसी फसल है? रेशेदार फसल है, ठीक है। कैसा फसल है? रेशेदार फसल। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। और बंची टॉप रोग किसमें होगा? केला में, ठीक है। बंची टॉप रोग किसमें होता है? केला में। किसमें होगा? केला में। चलिए ठीक है, केला में। किसमें होगा? केला में होता है। आगे बताएगा। अमरपाली। हाँ सही है, आम का थी। हाँ, ये सब आम का है। किस में? आम्रपाली नस्ल है। अल्फ्रांसो है, आम्रपाली है, दोनों है, अल्फ्रांसो और आम्रपाली। हाँ, चलिए आगे बताएगा। अच्छा, बताएगा कि गरीबों का मेवा किसको कहते हैं? गरीबों का मेवा, गरीबों का मेवा पेट में, लेकिन मुंह में नहीं निकल रहा। बैर, ठीक है, बैर होगा। कौन होगा? और गरीबों का सेव अमरूद, गरीबों का सेव अमरूद, ठीक है, बिल्कुल सही है। फलों का राजा रानी टमाटर। लीची, लीची 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 पाया अब बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, केला, ठीक है। आगे बताएगा कि भारत में गुलाब का पिता किसे कहते हैं? भारत में गुलाब का पिता किसको कहते हैं? भारत में गुलाब का पिता डॉक्टर डी.बी. पॉल को, भारत डी.बी. पॉल को गुलाब का पिता, ठीक है, डी.बी. पॉल को कहते हैं, गुलाब का पिता कहते हैं। बिना 2 घंटा से टाइम से कम में हो भी नहीं पाता उतना। अरे पढ़ लो, ठंडी है तो कष्ट तो करना पड़ेगा ना, तो फिर जाएगा 2 नंबर, मजा आ जाएगा। आदमी कष्ट ही कष्ट है। चलिए आगे बताएगा कि अभी कैसे कर रहा है? चालू करने के बाद बताना है कि WHO का मुख्य वैज्ञानिक, WHO का मुख्य वैज्ञानिक अभी कौन है? हाँ, WHO का स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। पूछेगा इसका अभी महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है, डॉक्टर टेड्रोस, चलिए ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस। आगे बताएगा कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? 46वां है, ठीक है, 46वां राष्ट्रपति अमेरिका कौन है अभी? जो बाइडेन। कौन है? चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा कि अमेरिका की प्रथम महिला प्रथम महिला कुछ तरह न्यायाधीश है। चलिए छोड़, बताएगा आगे कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु के प्रमुख कौन है? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख कौन है अभी? साइमन अस्टीन। चलिए आगे बताएगा कि पूरा नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बताएगा कि अभी मुख्य वित्तीय अधिकारी, यानी टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी अभी कौन है? वैभव तनेजा। टेस्ला, ठीक है, टेस्ला किसका है? बिल गेट्स नहीं, टेस्ला। ट्विटर किसका है? विद्युत चुंबकीय का अरे यार इलेक्ट्रिक कार बनाया है। नहीं, तो अभी टेस्ला का जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी जो बना है वो कौन बना है? वैभव तनेजा।
अरे खरीद चुंबकीय का ऐसा मात्र ट्यूटर को जो खरीदा था। गलती है नाम बता रहा है नहीं अरे विद्युत देखो इतना डेली याद रहता था। मारो सच देखो मारो न सच, ठीक है। मारो बंटी दिमाग से उठ आज लेकिन बोल चलिए आगे बताएगा कि प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। टेस्ला मात्रा पूछता है सही तो पूछ रहे हैं। बताएगा कि देश के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ, मजाक नहीं वो भी क्वेश्चन है। सर्च करो न छोड़ो। चलिए बताएगा कि देश के प्रथम चीफ एलन मैक्स का, ठीक है। दिमाग में आ ही नहीं रहा था एलन मैक्स से, ठीक है। उसी का टेस्ला एलन मैक्स। क्वेश्चन तुम बोल रहा नहीं का कोई क्वेश्चन क्या मजाक में ले रहा है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। ये बोल रहा था टेस्ला, हम बोले ना तो वो मात्रक होता है, टेस्ला मात्रक होता है, ठीक है। हमको समझ नहीं कि टेस्ला अच्छा ठीक है, चलिए बताएगा। इसी में बोलता लेट होता है अलग। बताएगा देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। बिपिन बिपिन रावत। और अभी कौन है। अनिल चौहान, ठीक है। अनिल चौहान है, बिल्कुल अनिल चौहान। बताएगा कि भारत में अमेरिका का राजदूत कौन है। अमेरिका, भारत में जो है, भारत में अमेरिका का राजदूत कौन है। एरिक गारसेटी जो है वो भारत में अमेरिका का राजदूत, ठीक है। अभी बताएगा कि नेपाल का तीसरा राष्ट्रपति कौन है। रामचंद्र पौडेल, ठीक है। रामचंद्र पौडेल। नेपाल कहाँ, नेपाल। रामचंद्र पौडेल, ठीक है। रामचंद्र पौडेल जो है अभी नेपाल के क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है। और सिंगापुर का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। थर्मन संगमुतरत्नम, ठीक है। चलो छोड़ो दूसरा पूछो। मजाक बना देता है ना, इसलिए हम वो सब आता है। दूसरा पूछो। संगमुख रत्नम है, उसका नाम ही है अल्टर, ठीक है। सिंगापुर का बंद करो। आज कल से समझा देते हैं सबको हम। बहुत सब लोग मजाक करता है ना, वो कल से आओ, बंद करो। आज देखो मजाक कैसे निकलता है, कल आओ कल।